नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, खास तौर पे एनईपी 2020 और जो अभी नया अपडेट आया है, एनईपी 2025। हमारे पास जो जानकारी है, उससे हम इन नीतियों के जो बड़े बदलाव हैं और उनका असल मतलब क्या है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ चल रहा है। थोड़ा सा पीछे देखें तो पहली नीति 1968 में आई थी, कोठारी कमीशन के बाद, जिसने शिक्षा में बराबरी के मौके पर जोर दिया था। फिर आई 1986 की नीति, जिसे 1992 में थोड़ा बदला भी गया। उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस था। लेकिन जो असल में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश हुई, वो तो 2020 में शुरू हुई। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एनईपी 2020 का लक्ष्य तो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। मतलब 2040 तक पूरी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नया रूप देना। और फोकस इस बात पर था कि रटने की बजाय बच्चे समझें, उनका चौतरफा विकास हो और पढ़ाई में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब विषय चुनने की आज़ादी मिले। ये पुरानी जो सोच थी, उससे काफ़ी अलग था। हाँ, और एनईपी 2020 में जो सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रही चीज थी, वो थी स्कूल का स्ट्रक्चर बदलना। हम्म। वो जो पुराना 10+2 सिस्टम था, उसकी जगह अब ये 5+3+3+4 वाला सिस्टम है। हम्म। ये 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए है ना? जी हाँ, बिल्कुल। 3 साल की उम्र से ही बच्चा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। और एक और बड़ी बात थी इसमें कि बहुत छोटी उम्र से ही, मतलब ग्रेड 6 से ही वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे कोडिंग है, कारपेंट्री है या इस तरह के हुनर सिखाने की बात। हाँ, ये वोकेशनल वाली बात, क्या ये बच्चों के लिए थोड़ी जल्दी नहीं है? छठी क्लास तो काफी छोटी होती है। देखिए, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे सोच शायद ये है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ना मिले, उन्हें हाथ के हुनर, प्रैक्टिकल स्किल्स भी आए, ताकि वो आगे चलकर ज्यादा तैयार महसूस करें। और हाँ, मातृभाषा में पढ़ाई पर भी बहुत जोर था, कम से कम ग्रेड 5 तक, ताकि बच्चों की जो बुनियाद है वो अपनी भाषा में मजबूत हो। अच्छा, और परीक्षा का तरीका? सुना है उसमें भी काफी कुछ बदला है। वो रट्टा मारने वाला सिस्टम हटाने की बात थी। जी बिल्कुल। नंबरों के बोझ से हटकर 360 डिग्री मूल्यांकन की बात की गई। इसमें छात्र अपना खुद का मूल्यांकन करेंगे, उनके सहपाठी करेंगे और शिक्षक तो करेंगे ही। तो ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चे का पूरा व्यक्तित्व, उसकी स्किल्स, उसका व्यवहार सबको देखेगा। दिलचस्प है। और हायर एजुकेशन में? हायर एजुकेशन में भी बड़े बदलाव थे, जैसे 4 साल की मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री। और सबसे अच्छी बात शायद ये थी कि मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिए गए। मतलब अगर कोई 1 साल बाद छोड़ता है तो सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा, इस तरह से पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी भी शुरू किया गया। हाँ, एबीसी, ताकि जो क्रेडिट्स कमाए हैं वो एक जगह जमा रहे और ट्रांसफर हो सके, है ना? बिल्कुल। अलग अलग कॉलेजों या यूनिवर्सिटी से पढ़े हों तो भी क्रेडिट्स जुड़ते जाएंगे। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सब तो हुई एनईपी 2020 की बात है। अब आते हैं 2025 के अपडेट पर। ये क्या कोई पूरी तरह से नई पॉलिसी है या 2020 का ही अगला कदम है? नहीं, देखिए, ये कोई बिल्कुल नई नीति नहीं है। इसे एनईपी 2020 का अपडेट, या कह सकते हैं कि उसे लागू करने का एक ज्यादा फोकस्ड प्लान समझना चाहिए। 2020 में जो लक्ष्य तय किए गए थे, उन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाए और तेजी से कैसे उतारा जाए, एनईपी 2025 का जोर इस पर है। अब बात सिर्फ योजनाओं की नहीं, बल्कि उनके नतीजों की, उनकी जवाबदेही की हो रही है। अच्छा, तो मतलब अब एक्शन पर ज्यादा ध्यान है। तो क्या कुछ ठोस बदलाव है इस 2025 वाले अपडेट में? हाँ, कई महत्वपूर्ण बदलाव हैं। पहला तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। अब वो साल में 2 बार होंगी। इससे छात्रों पर जो एक ही परीक्षा का भारी दबाव होता है, वो कम होगा और फॉर्मेट भी बदलेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव सवाल भी होंगे और लिखने वाले डिस्क्रिप्टिव सवाल भी। रटने पर कम, समझने पर ज्यादा जोर। साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा, ये तो छात्रों के लिए राहत की बात हो सकती है। और क्या है? दूसरा, ग्रेड 2, 5 और 8 में कंपल्सरी फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे। ये छोटी छोटी परीक्षाएं या एक्टिविटीज होंगी, जिनसे ये पता चलता रहेगा कि बच्चा लगातार सीख रहा है या नहीं। ये फाइनल एग्जाम से अलग हैं। और शायद सबसे बड़ा बदलाव है नो डिटेंशन पॉलिसी का हटना। ओह, नो डिटेंशन पॉलिसी हट रही है। मतलब अब बच्चे फेल हो सकते हैं? जी, ग्रेड 5 और 8 में अगर छात्र पास नहीं हो पाते हैं तो उन्हें परीक्षा दोबारा देने का मौका मिलेगा। अगर फिर भी पास नहीं हुए तो उन्हें वो क्लास दोहरानी पड़ सकती है।
इस पर काफी बहस भी हुई थी। हाँ, ये तो वाकई बड़ा कदम है। इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ मजबूत तर्क हैं। और कुछ नया है 2025 अपडेट में? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, जिसे FLN कहते हैं, उस पर बहुत जोर है। इसके लिए जादुई पिटारा नाम से एक प्ले बेस्ड लर्निंग किट है, उसे और बाल वाटिका यानी प्री स्कूल प्रोग्राम को पूरे देश में लागू करने की बात है, ताकि छोटे बच्चों की नींव मजबूत हो सके। जादुई पिटारा नाम तो बड़ा मजेदार है। हाँ, खेल खेल में सिखाने का तरीका है। इसके अलावा जेईई और नीट जैसी जो बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अब उनका विकल्प क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिलेगा। ये भी एक अहम कदम है। और ग्रेड 6 से ही फॉर्मल इंटर्नशिप की बात है, मतलब बच्चे स्कूल में रहते हुए ही किसी काम को प्रैक्टिकली सीखेंगे। इंटर्नशिप ग्रेड 6 से? ये भी काफी एम्बिशियस लगता है। और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इसमें? टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की बात है। ये एक तरह का डिजिटल लॉकर होगा जहां छात्रों के सारे सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा सुरक्षित रहेंगे। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल बढ़ाने की बात है। और गांव के स्कूलों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारत नेट का इस्तेमाल। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि NEP 2025 जो है वो 2020 की नीति को एक तरह से रफ्तार देने और उसे कसने का काम कर रहा है, एक्शन मोड में। बिल्कुल सही समझा आपने। फोकस अब एकदम साफ है, इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल में लाना, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन और सबसे जरूरी आउटकम्स यानी नतीजे देखना। 2020 के जो बड़े बड़े इरादे थे, उन्हें अब हकीकत बनाने की पुरजोर कोशिश है ये। लेकिन क्या सभी राज्य इसे एक ही तरह से लागू कर रहे हैं? हमने सुना था कि कुछ राज्य अपनी अलग राह भी चुन रहे हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा क्योंकि राज्यों का भी विषय है, तो उन्हें थोड़ी स्वायत्तता है कि वो इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे लागू करें। जैसे कर्नाटक पहला राज्य बना था जिसने NEP 2020 को पूरी तरह लागू करने की घोषणा की थी। वहीं तमिलनाडु ने मिसाल के तौर पर केंद्र के त्रिभाषा फॉर्मूले को नहीं माना। उन्होंने अपनी द्विभाषी नीति तमिल और अंग्रेजी ही जारी रखी। अच्छा, और कोई उदाहरण? हाँ, जैसे केरल ने इतिहास की किताबों से केंद्र द्वारा हटाए गए कुछ हिस्सों को अपने राज्य के सिलेबस में वापस शामिल कर लिया। त्रिपुरा ने बच्चों की इमोशनल और क्रिएटिव ग्रोथ के लिए सहर्ष नाम से खास पाठ्यक्रम शुरू किया है। और राजस्थान ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया है। तो राज्य अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब राष्ट्रीय नीति एक फ्रेमवर्क दे रही है, लेकिन राज्य उसमें अपने रंग भर रहे हैं। क्या जमीनी स्तर पर इन बदलावों का कुछ असर दिखना शुरू हुआ है? कोई उदाहरण? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे छोटे बच्चों के लिए वो जादुई पिटारा वाली किट कई स्कूलों में इस्तेमाल होने लगी है। दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में कुछ स्कूलों के छात्र आसपास के छोटे कारोबारों में इंटर्नशिप कर रहे हैं, जैसा कि NEP में कहा गया था। महाराष्ट्र के कुछ ग्रामीण स्कूलों में DIKSSA प्लेटफॉर्म वाले टैबलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है डिजिटल लर्निंग के लिए। और वो जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की बात हमने की थी, उसके जरिए IITs और ओपन यूनिवर्सिटीज के बीच भी क्रेडिट ट्रांसफर के मामले सामने आए हैं। तो हाँ, असर दिख रहा है, धीरे धीरे ही सही। तो अगर हम पूरे बात को समेटें तो NEP 2025 दरअसल NEP 2020 को हकीकत में बदलने का एक मजबूत पुश है। लक्ष्य साफ है, 2025 तक बुनियादी शिक्षा मतलब पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सबको आ जाए और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बने जो लचीली हो, जिसमें कई भाषाओं का सम्मान हो और जो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करे। हाँ, बिल्कुल। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये एक मिलीजुली कोशिश है। केंद्र एक दिशा दे रहा है, लेकिन राज्यों को अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए उसे अपनाना है। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की सफलता आखिर में कई बातों पर निर्भर करेगी। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स कितने तैयार हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, और सबसे जरूरी बात, इन सब बदलावों के लिए पर्याप्त पैसा यानी फंडिंग मिलती है या नहीं। सही कहा, ये चुनौतियां तो रहेंगी। खैर, आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए कि ये जो इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, नया स्ट्रक्चर, नए तरीके के असेसमेंट, टेक्नोलॉजी, भाषा, इन सब के साथ भविष्य में एक छात्र के लिए पढ़ाई या सीखने का जो अनुभव है वो कितना अलग होगा? क्या हम वाकई उस रटने वाली संस्कृति से निकलकर गहराई से समझने और असलियत में कुछ सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं? इस पर शायद हमें और आपको सबको सोचना चाहिए।